आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम इस वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। और यदि आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ना देखे हों तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वेदन या स्वेटिंग, जिसको हम पसीना कहते हैं, निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शरीर का गंध निकालने के लिए, ऑप्शन बी सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है त्वचा के रंध्रों को खोलने के लिए, और डी में कह रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, यानी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन या स्वेटिंग या पसीने का होना महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा पसीने के बारे में बता दें कि एक्चुअली जो पसीने की ग्रंथियाँ होती है, तो आप यहाँ जो फिगर में देख रहे हैं ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली जो है जो स्किन है उसका स्ट्रक्चर है। तो स्किन के ऊपर वाले लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और नीचे के लेयर को डर्मिस कहते हैं, जो गहरी परत होती है, और उसके अंदर ये पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये एक्चुअली पूरे शरीर में फैली होती है, लेकिन माथे पे और हथेलियों पे और तलवों पे इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ही ये पसीने का बहाव करती है ऊपर साइड में, तो वहाँ पे जो ऊपर की सरफेस होता है स्किन का, वहाँ पे ठंडक महसूस होता है क्योंकि वहाँ पे एक वाष्पन का क्रिया हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर के टेम्परेचर को ये बैलेंस करता है। दूसरा चीज़ इसमें ये होता है कि अगर जो किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, और किसी किसी को पसीना कम आता है तो उसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोसिस। ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव वृक्क यानी जो किडनी होता है कि असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन यूरिक अम्ल, बी कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और सी कह रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, डी ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। एक्चुअली जो किडनी होता है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है और उसमें बहुत सारे हार्मफुल और हेल्पफुल मटेरियल बनते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ सोडियम के और कैल्शियम के जो ऑक्जेलेट होते हैं, वह अगर जो वहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाती है तो धीरे धीरे आपस में चिपक के एक पत्थर या किडनी उसका स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। उसी को हम किडनी का स्टोन भी कहते हैं। तो इसी के अधिकता के कारण किडनी का स्टोन भी हो जाता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेनले का लूप, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, का कार्य संबंधित है। ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र से, बी कह रहा है प्रजनन तंत्र से, सी कह रहा है मूत्र जनन तंत्र से, और डी कह रहा है तंत्रिका तंत्र से। इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी सिस्टम से लूप ऑफ हेनले या हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। अब हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो एक्चुअली ये जो फिगर आप पूरा देख रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन एक्चुअली जो है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जिसका काम होता है किडनी के अंदर जो हमारे ब्लड होते हैं उस ब्लड को लेके जाता है और वहाँ पे फिल्टर करता है, और फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट होते हैं यूरिन के फॉर्म में उसको बाहर रिमूव आउट करता है शरीर से। तो जो लूप ऑफ हेनले है, ये नीचे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यू आकार का, इसी को हम कहते हैं हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें यूरिन के साथ कुछ मात्रा सोडियम के भी चले जाते हैं। तो उसी सोडियम के और पानी के मात्रा को रीएब्जॉर्ब करने के लिए ये लूप ऑफ हेनले का काम होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, यानी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब द्वारा, बी ऑप्शन कह रहा है गर्भाशय द्वारा, सी कह रहा है प्लेसेंटा द्वारा, और डी कह रहा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो उनमें जो फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो है
जो जाइगोट होते हैं बनते हैं, उस जाइगोट का रैपिडली डिवाइडेशन होता है और एक गेंद लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो आप फिगर में देख रहे हैं, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो जो है माँ के जो यूटेरस वाल होता है, उस यूटेरस वाल में जाके ये धस जाते हैं और वहाँ पे एक स्पॉन्जी लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो उसको पकड़े रहता है, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और जो बच्चा होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, ठीक है। और गांव के भाषा में उसको हम नाड़ भी कहते हैं। तो माँ के अंदर जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी सप्लाई बच्चे को जाता है और फिर बच्चे में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वापस जो है माँ के ब्लड में चला जाता है, माँ उसको रिमूव आउट कर देती है। ये जो काम होता है इसको कहते हैं डिफ्यूजन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मालिक्यूल का मूवमेंट हो जाता है। अच्छा, आपको हम पहला वीडियो जब बनाए थे तो उसका पहला क्वेश्चन था, उसमें हम वाटर मालिक्यूल को दिखाए थे कि वाटर मालिक्यूल जो है लो से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली वो ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता था जिसको हम परासरण कहते हैं। और परासरण में वाटर मालिक्यूल जिधर ज़्यादा होते हैं वहाँ से लो वाटर मालिक्यूल की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मालिक्यूल का मूवमेंट होता है, ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है किस द्रव में तैरता रहता है। ऑप्शन ए कोरियोनिक द्रव, बी कह रहा है एमनियोटिक द्रव, सी कह रहा है प्लेसेंटल द्रव और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एमनियोटिक द्रव या जो लिक्विड होते हैं उसी के अंदर जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है उसमें तैरता रहता है, यानी वो एक झिल्ली में बंद होता है और उसके जो आप यहाँ पे देख रहे एमनियोटिक सैक लिखा है, उसके अंदर एक एमनियोटिक लिक्विड होता है जिसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं, उसी के अंदर भ्रूण जो है तैरता रहता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो युग्मकों जिसको हम गैमेट्स कहते हैं के संयोजन को कहते हैं। ऑप्शन ए परिवर्धन, बी कह रहा है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, सी कह रहा है पुनर्जनन और डी कह रहा है परागम। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निषेचन या फर्टिलाइजेशन दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, यानी जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होता है, तो मेल में जो गैमेट्स बनते हैं उसको मेल गैमेट कहते हैं, उसको हम स्पर्म कहते हैं। और फीमेल में जो गैमेट बनते हैं युग्मक उसको हम कहते हैं ओवम या अंडा, ठीक है। तो दोनों आपस में जो ओवम है और ये स्पर्म है आपस में दोनों मिलते हैं तो उसमें आधे आधे गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी 23 और दोनों मिलके एक कंप्लीट एक सेल बनाते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46। फिर वहाँ से अब जो डिवाइडेशन होगा उसमें अगला जो सेल बनेगा उसमें भी 46 होगा। तो ऐसे एक सेल, दो सेल में 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते बनते फिर एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से फेटस, फेटस से फिर जो क्या होता है एक बच्चे का फॉर्म ले लेता है। तो ये इस तरह से इसको हम कहते हैं निषेचन, जो आपस में दो युग्मक मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं निषेचन, ओके। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, बी कह रहा है गामा किरणें, सी कह रहा है अल्ट्रासाउंड और डी कह रहा है अल्ट्रा वायलेट किरणें। ये एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जो है गर्भाशय में जो शिशु है उसके विकास की जानकारी करते हैं, ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए गर्भाशय, बी कह रहा है बीजांडसन, सी कह रहा है अंडाशय और डी कह रहा है अपरापोषिका। ये देखिए जो इसके पहले ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके विकल्प बदल दिए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बीजांडसन या जो प्लेसेंटा होते हैं उसी को बीजांडसन कहते हैं, उसको अपरा भी कहते हैं। देखिए अपरा पोषिका लिखा है जो गलत हो जाएगा, अपरा होता तो सही होता। तो बीजांडसन या अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा जो खाद्य की पूर्ति होती है वो माँ के ब्लड के द्वारा बच्चों को की जाती है, ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं यानी रोकते हैं। ऑप्शन ए अंडोत्सर्जन का यानी ओवम का और बी कह रहा है निषेचन का, सी कह रहा है गर्भधारण का और डी कह रहा है शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश का। ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडोत्सर्जन का या ओवम का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर फीमेल में, उसको रोकता है ये मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। ऑप्शन ए, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। बी ऑप्शन कह रहा है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। सी कह रहा है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। और डी कह रहा है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है आंतरिक होता है। यानी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, और यही जो जाइगोट बन जाते हैं तो उसको जो फीमेल पर्सन होते हैं यानी जो माँ होती है उसके यूटेरस के अंदर उसको पुश कर दिया जाता है और उसमें वहाँ उसका डेवलपमेंट होता है। यानी विकास क्या होगा, माँ के पेट के अंदर होगा, और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए, माँ के रक्त समूह से। बी कह रहा है पिता के रक्त समूह से। सी कह रहा है माता पिता के RH कारक यानी जो RH फैक्टर होते हैं उससे। और डी कह रहा है गुणसूत्र से। ये आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणसूत्र से। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि जो स्पर्म है वहाँ पे Y और X से डिनोट किया है, जबकि जो एग है उसको XX से डिनोट कर रहा है। तो ऊपर के जो स्पर्म्स हैं एक्चुअली वो जो है मेल गैमेट है, ठीक है, और नीचे के जो XX लिखा है वो जो एग है वो फीमेल गैमेट है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ही X और Y से आपस में कम्बिनेशन होगा तो एक लड़का बनेगा। नीचे यहाँ बॉय के ऊपर आप देख रहे हैं XY लिखा है, जबकि लड़की के लिए वहाँ पे XX का होना जरूरी है। तो Y जो गुणसूत्र है, ठीक है, वो मेल में पाया जाता है न कि फीमेल में। इसलिए जो सेक्स का डिटर्मिनेशन का जो मेन पावर है वह मेल के पास है न कि फीमेल के पास। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में गर्भकाल होता है यानी जो गेस्टेशन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, उसका टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए 6 महीने, बी कह रहा है 7 महीने, सी कह रहा है 8 महीने, और डी कह रहा है 9 महीने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये आप लोग जानते भी होंगे, इसका सही ऑप्शन होगा डी, 9 महीने या 9 मंथ। अगर जो वीक में देखे तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 40 वीक या 40 वीक। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए वैसेक्टोमी, बी करा ट्यूबेक्टोमी, सी करा न्यूरेटोमी, और डी करा साइकेडेमी। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक्चुअली स्त्रियों के जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उसको कट कर दिया जाता है। तो कट करने से उसमें ये होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वह जो यूटेरस के अंदर नहीं आ पाते हैं, और वहीं पे उसको कट करके टाइटली बांध दिया जाता है, जिससे यूटेरस के अंदर जो फर्टिलाइज एग है वो नहीं आ पाते। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वैसेक्टोमी, बी करा ट्यूबेक्टोमी, सी करा न्यूरेटोमी, और डी साइकेडेमी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी एक ऐसी प्रक्रिया है, सर्जिकल मेथड, जिसमें जो मेल होते हैं उसके जो स्पर्म डक्ट होते हैं जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, उस स्पर्म डक्ट को कट करके वहाँ पे टाइटली उसको बांध दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म्स होते हैं वो सीमेन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था, यानी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रथम शिशु हुआ उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए आस्था, बी कह रहा इंदिरा, सी कह रहा डाली, और डी कह रहा लुइस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस। लुइस नामक पहला जो है टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले दुनिया में पैदा हुआ, और ये ब्रिटेन में हुआ 25 जुलाई 1978 को। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। ओके।
और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है ऑप्शन ए वुड के लिंक को, बी कह रहा एमिनो एसिड के प्रकार को, सी कह रहा प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, और डी कह रहा हार्मोन के प्रकार को। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वुड के जो लिंग होते हैं उसकी पहचान करने के लिए एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा तरीका है जिसे पता लगाया जा सकता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, यानी डक्टलेस है। ऑप्शन ए यकृत, बी सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बी कह रहा पसीने की ग्रंथि, और सी कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि, और डी कह रहा है गुर्दा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि, या जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उसमें कोई डक्ट नहीं होता है, वो डक्टलेस होता है, और सीधे जो अपने जो हार्मोन्स होते हैं या जो भी केमिकल होते हैं उसका सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में कर देते हैं, तो वहां से ब्लड फिर पूरे बॉडी में रोटेट कर देता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं, यानी डक्टलेस जो ग्लैंड्स होते हैं उसके स्राव या सिक्रेशन को कहते हैं रस, बी का रहा हार्मोन, सी का रहा घोल, और डी का रहा उत्सर्जन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन। एक ऐसे केमिकल होते हैं जो डक्टलेस तरीके से पूरे बॉडी में रोटेट करते हैं, यानी जो भी हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में अपने केमिकल को छोड़ देते हैं, और वहां से जो ब्लड स्ट्रीम है पूरे शरीर में उसको जहां पहुंचाना रहता है पहुंचा कर अपना काम करता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन के बारे में भी यही पूछा था। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ऑप्शन है एड्रीनल, बी कह रहा है पिट्यूटरी, सी कह रहा है थायराइड, और डी कह रहा है यकृत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत या लीवर एक ऐसे ग्लैंड से, वो भी ग्रंथि है लेकिन वो डक्टलेस नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है, वो बहिस्रावी ग्रंथि है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर वो आता है। बाकी तीनों जो है ऊपर के आप देख रहे हैं ऑप्शन, वो तीनों जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, यानी ग्लैंड्स नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है थायराइड, बी करा जठर, सी करा यकृत, और डी करा अग्न्याशय। ये एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जठर एक्चुअली क्या है, वो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम जठर रस कहते हैं, जो स्टोमक में पाया जाता है, काफ़ी एसिडिक होता है। तो उसको छोड़ के बाकी जो थायराइड है वो थायराइड ग्लैंड्स होता है जो गले में पाया जाता है। यकृत भी एक ग्लैंड्स है लेकिन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, जिसको हम लीवर कहते हैं। और डी कह रहा है अग्नाशय, तो अग्नाशय जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं वो ऐसा ग्लैंड्स है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का जो ग्लैंड्स है उसका नाम है अग्नाशय या पेंक्रियाज। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को, यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। ऑप्शन ए अग्नाशय पेंक्रियाज, बी करा आउटू, सी करा पीयूष यानी पिट्यूटरी, और डी करा प्लीहा। यह आरआरबी 2004 और 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पीयूष को हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो जो पीयूष ग्रंथि होता है उसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं, यह एक जो है मटर के दाने की तरह यानी पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो रेड ग्रे कलर का होता है। और ये जो है जो हाइपोथैलेमस है उसके बेस पे ये अटैच होता है किस स्टाल्क द्वारा, उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और इसके 3 पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हार्मोन्स हैं उस हार्मोन्स को जो सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर भी ये कंट्रोल बनाए रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड्स है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए यकृत, बी कह रहा थायराइड, सी कह रहा पिट्यूटरी, और डी कह रहा लार ग्रंथि। ये यूपी पीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पिट्यूटरी या जो पीयूष ग्रंथि है उसी को हम
सबसे छोटी ग्रंथि मानते हैं, क्योंकि उसका जो वजन होता है लगभग 0.5 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, और इस ग्रंथि को यह मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ऑप्शन है थायराइड, बी कह रहा है पिट्यूटरी, सी कह रहा है पेंक्रियाज, और डी कह रहा है यकृत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि ये सारे जितने और भी ग्लैंड हैं, सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, बी कह रहा है अग्नाशय में, सी कह रहा है गला, और डी कह रहा है किडनी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, यानी मस्तिष्क के जो सबसे नीचे वाला जो सरफेस होता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे वाले सरफेस पे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, बी कह रहा है पेंक्रियाज, सी कह रहा है थाइमस, और डी कह रहा है थायराइड। ये एनडीए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। थायराइड ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर जो आयोडीन की कमी हो जाए तो वहाँ पे ग्वाइटर रोग हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आप यहाँ जो फिगर देख रहे हैं, ये एक थायराइड ग्लैंड है, ये जस्ट जो है हमारे नेक रीजन में सिचुएटेड होता है। जो वाइंड पाइप होता है ट्रैकिया, उससे अटैच होते हैं, और यहाँ पे जो लैरिंग्स देख रहे हैं, लैरिंग्स के नीचे ये स्थित होते हैं। यह लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं, और इसमें 3 टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं, जिसका नाम है थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। और तीसरा जो हार्मोन है उस जो नॉन आयोडीनेटेड होता है वो होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है। इसलिए जो आप देखे होंगे कि जो साल्ट आते हैं वो आयोडीन उसमें मिक्स होते हैं, यानी आयोडीन की कमी ना हो, नहीं तो घेंघा रोग हो जाएगा। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। ऑप्शन है अग्नाशय पेंक्रियाज, बी कह रहा अधिवृक्क ग्रंथि, सी कह रहा रीनल ग्रंथि, और डी कह रहा पिट्यूटरी ग्रंथि। ये एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पिट्यूटरी ग्रंथि या जो पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, वह जो है अन्य जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल पावर रखता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। ऑप्शन ए दिया है TSH, बी करा है FSH, सी करा है LTH, और डी करा है ACTH। ये BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए TSH। और TSH का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ये जो थायराइड हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करता है सेक्रेट होने के लिए। ठीक है। बाकी बी का भी नाम पूरा जान लीजिए जो दिया है FSH, तो FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्चुअली ओवरी और टेस्टिस में पाए जाते हैं। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन होते हैं। ठीक है। और तीसरा दिया है LTH, तो LTH का पूरा नाम है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। और ये मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं यानी दूध की ग्रंथियां, उसमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ये। ठीक है। प्रोलैक्टिन को रिलीज करता है। और जो डी वाला ऑप्शन दिया है ACTH, तो ACTH का पूरा नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है। ये जो कार्टेक्स रीजन होता है एड्रीनल ग्लैंड में, यानी जो किडनी होता है उसके ऊपर जो कार्टेक्स रीजन होता है वहाँ पे एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन को रिलीज करने के लिए एक्टिव करता है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धि हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए थायराइड, बी कह रहा है एड्रीनल, सी कह रहा है जननांग, और डी कह रहा है पिट्यूटरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। और जब ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है तो उस कंडीशन में आदमी ज़्यादा मोटा होता है, भीमकाय उसकी बॉडी हो जाती है, उसको हम कहते हैं जिगेंटिज्म। ठीक है। और जब कम उसका सिक्रेशन होता है तो आदमी बौना टाइप का हो जाता है, उसको हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है।
ऑप्शन ए पीयूष, बी कह रहा है पीनियल, सी कह रहा है एड्रिनल और डी कह रहा है अंडाशय यानी ओवरीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। अब आप इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे ग्रोथ हार्मोन, तो वो उसके एंटीरियर लोब से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एंटीरियर लोब से उसका सेक्रेशन होता है, जबकि जो पोस्टेरियर लोब्स होते हैं उसके कारण जो है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे एक और नाम भी कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन। एक्चुअली ये जो बर्थ के टाइम में जो बच्चे का बर्थ होने वाला होता है तो उस समय जो यूट्राइन के मसल्स हैं उसमें लेबर पेन क्रिएट करता है, और जो यूटेरस है उसको आपस में कंट्रैक्शन करके सिकोड़ के उसमें एक पेन जो है रिलीज करता है, जिसको प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और उससे बच्चा जो है आसानी से डिलीवर हो जाता है, मतलब बाहर पैदा होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो माँ के जो छाती होते हैं वहाँ से मिल्क का सेक्रेशन करने के लिए भी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन दोनों के नाम से जाना जाता है। ओके। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि किसकी कुसंक्रिया यानी माल फंक्शन के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। मिक्सिडीमा एक डिजीज है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, बी करा ग्नाशय ग्रंथि पेंक्रियाटिक ग्लैंड, सी करा यकृत यानी लीवर, और डी करा O2 जिसको हम थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये एनडीए 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। O2 ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का उसके कमी के कारण एक तो आपको बताया गया था कि ग्वाइटर रोग हो जाता है, और दूसरा एक और ये रोग है जिसको हम कहते हैं मिक्सिडीमा। इसमें ये एडल्ट में पाया जाने वाला एक डिजीज है, और ये स्किन डिसऑर्डर इसमें हो जाते हैं, और जो BMR होते हैं यानी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो रिड्यूस होकर 60 से 70% तक रिड्यूस हो जाता है, और उसके कारण जो है ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इससे संबंधित जो अन्य वीडियो है उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए आपको थैंक यू।